जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भविष्य के शिक्षकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी सुपर सीरीज 9। यदि अपने सीरीज के 1 से लेकर 8 पार्ट को न देखा हो तो चैनल पे जाइए, वहां पे सीडीपी सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और आप सारी की सारी वीडियो देखिए। यदि आपको सीटेट पहली बार में और बेहतर नंबर के साथ क्रैक करना है तो आप सारी वीडियोज देखिए, क्योंकि उसमें जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल सीटेट के लेवल के हैं। उसको कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प। और आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि जो सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ है, बिल्कुल बेहतर और सुपर बन सके और आप पहली ही बार में सीटेट क्रैक कर जाओ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझा करिए। यदि आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो उसमें जो आप आंसर होगा बिल्कुल इजीली पिक कर पाएंगे और टिक कर पाएंगे। तो मेरे भाई आप बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपकी जो समझ अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल सीटेट के लेवल की बना सकूं। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। देखिए एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की एक रूप में मदद करना चाहती है कि, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति को अन्य दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीकों से उसी के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। देखिए अब बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक शिक्षिका कुछ ऐसे एक्टिविटी करना चाहती है तथा वो जो एक्टिविटी है वो वाइगोत्स्की के हिसाब से किस कैटेगरी में है। देखिए परिस्थितियां और जो साइकोलॉजिस्ट है उनके सिद्धांत को रिलेट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनता ही बनता है। इसलिए मैं वीडियोस में वो सारे सिस्टम ऐड करता हूं जो सीबीएसई जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछती है, फिर सीटेट में जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। देखिए जो इसमें ऑप्शन से दिए गए तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण या फिर सक्रियकरण। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा आत्मसात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी जो शिक्षिका है वो बच्चों के जो दृष्टिकोण को विकसित करना चाहती है वाइगोत्स्की के हिसाब से या फिर उनकी थियरी के हिसाब से कौन सा बिल्कुल परफेक्ट है, वो है आत्मसात करना। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल को डाट 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 कर लिया है। देखिए इसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बच्ची है जो सीता है वो दाल और चावल खाना सीख लिया है। ठीक है, यानी जब जैसे उसके सामने दाल और चावल आता है तो वो उसे खाने लगती है, उसको सीख लिया है। यानी उसकी जो स्कीमा है उसके अनुसार बन गई है कि ये दाल है, ये चावल है और हमें इसको मिला के बिल्कुल खाना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं अंगीकार, समायोजित, अनुकूलन, समुचितता। तो इसमें आपको बताना है कि क्या बताना है आपको कि स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, तो उसने कर लिया है अनुकूलित। ठीक है, उसने यानी कि अनुकूलन कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। देखिए अनुकूलित का मतलब क्या हुआ, यानी कि स्कीमा। देखिए स्कीमा मतलब क्या होता है, स्कीमा मतलब होता है जैसे किसी चीज को देखकर उसके प्रतिक्रिया करना या फिर कोई सीखी गई ज्ञान का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए आप ही ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो आपके सामने स्कीमा क्या है कि आप उसकी तैयारी करेंगे, तभी तो आप बेहतर नंबर के साथ पहली बार में क्रैक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अनुकूलन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पहले स्पेस दिया गया है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चैनल पे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र का सिद्धांत बिल्कुल अपलोड है, बेहतर व्याख्या के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है। आप उसे एक बार बस देखिए उस वीडियोस को, बिल्कुल सारा का सारा जो स्टर्नबर्ग का थियरी है बिल्कुल आपके माइंड में सेट और सेफ हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर अनुभविक। क्या बात हो रही है, देखिए बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सामाजिक तत्व है वो स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितत्वों में क्या है, सम्मिलित है या फिर उसे स्थान दिया गया है। देखिए जो आज के जो 20 क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको कम समय में बेहतर चीज़ें सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आपका जो समझ हो, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेहतर बन सके। देखिए मेरे भाई जो सीटेट है वो बिल्कुल आपकी समझ को ही चेक करता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि जो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाए और जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेट हो जाए आपके माइंड में। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है,
यानी बात क्या हो रही है कि हावर्ड जो गार्डनर है उनका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है किस पे बल देता है। देखिए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, या फिर डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। देखिए जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे बल देता है, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पे। देखिए अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है हमारे हार्वर्ड गार्डनर। देखिए क्वेश्चन एक रहता है, लेकिन उससे बने वाले जो तमाम टाइप्स के क्वेश्चन मैं सारे के सारे बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूं, ताकि चीजें आपको पहली बार में बेहतर और बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ प च ध्वनियां हैं। देखिए ध्वनियों से भी क्वेश्चन बनता है, स्वनिम, रूपीम, लेखिम या फिर शाब्दिक। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर वो है स्वनिम। देखिए स्वनिम क्या होता है, स्वनिम भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। देखिए स्वनिम से क्वेश्चन या फिर भाषा अर्थ की छोटी इकाई से क्वेश्चन पक्का बनता है कंटेंट वाले पार्ट में। सो आप यानी कि जो भ प च ध्वनियां किससे संबंधित है, स्वनिम से संबंधित है। देखिए और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रूढ़िवादिता या फिर जेंडर संबंधी जो समस्याएं होती हैं समाज में, किस तरह वो भूमिका अदा करती हैं, और असमानताएं क्या क्या होती है, इससे क्वेश्चन पक्का 2 से 3 पूछे जाएंगे। इसलिए मैं अपनी पूरी वीडियोस में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रूढ़िबद्धता या फिर जेंडर से लेता हूं, ताकि आपकी समझ जो है बेहतर बन सके और जेंडर रूढ़िबद्धता से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे और आपसे देखते ही मतलब चुटकी में सॉल्व कर जाओ। देखिए किसमें क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, प्रश्न संख्या 6 में, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। यानी कि इसके रखने से क्या होगा कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता है उससे एक शिक्षक बिल्कुल बचा सकता है अपने क्लासरूम में, या फिर जो जेंडर रूढ़िबद्धता है इसको कम कर सकता है सभी को समान श्रेणी में रखकर। यानी कि क्या होगा तब इसका, यानी कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं पे रखकर एक शिक्षक रूढ़िबद्धता जैसे कुरीतियों को बच्चों से दूर रख सकता है। और देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए बात किसकी हो रही है, बात हो रही है व्यक्तिगत भिन्नता की। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, और व्यक्तिगत भिन्नता की बिल्कुल सुपर वीडियोस चैनल पे अपलोड है, वहां पे आप जाइए, छोटी सी वीडियोस है बस देखिए, बिल्कुल आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर। देखिए जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि उसे सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य, यानी कि शिक्षा है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह समझने के लिए कि उसे शिक्षार्थी सीखने योग्य है या नहीं, यहाँ पे शिक्षार्थी होगा, स्टूडेंट होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि यह समझने के लिए कि उसे शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है, विद्यालय के व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करता है। देखिए होता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ वही देर में सीखते हैं, कुछ के जो माइंड होते हैं बिल्कुल सेट हो जाते हैं, पहली बार में चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती हैं, कुछ को थोड़ी देर में समझ में आती है। यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है यह समझने के लिए कि उसे शिक्षक सीखने के लिए योग्य है या नहीं। ठीक है, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। यानी बात क्या हो रही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की। बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य से। देखिए बात हो रही है सतत और व्यापक मूल्यांकन की। देखिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन वो है बिल्कुल संबंधित है ऑप्शन नंबर 20, यानी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि एक हम बच्चे का बिल्कुल व्यापक मूल्यांकन करते हैं कि उसके जो सीखने का स्तर क्या है तथा वह किस तरह चीज़ों को सीख रहा है। कि एक बच्चे में जो संपूर्ण हम उसका
मूल्यांकन करते हैं, वैकलन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन, देखिए बात क्या हो रही है, विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसमें जो विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्या? एक विद्यालय आधारित आकलन। देखिए अच्छा, विद्यालय आधारित आकलन से क्या मतलब हुआ? विद्यालय आधारित आकलन से क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि विद्यालय के हिसाब से बच्चों को सीखने के लिए वातावरण देना, बच्चों को समान एवं सक्रिय वातावरण देना ताकि वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएँ। तो यानी कि जो विद्यालय आधारित आकलन है वो किससे संबंधित है? परिचित वातावरण से, जिसमें बच्चे क्या होते हैं? सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस है पहले नहीं, डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? समस्या समाधान। देखिए आप क्वेश्चन के टैग को समझा करिए। यदि आप क्वेश्चन के टैग को समझ लेंगे तो क्या होगा कि जो आंसर होगा आप इजीली पिक कर लोगे और टिक कर लोगे और आपका जो स्कोर होगा बेहतर होगा। और ये ट्रिक बिल्कुल काम आने वाली है आपका एग्जाम हाल में। देखिए परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तों को खोजना। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है समस्या को छोटे भागों में बांटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए जैसे आप मान लीजिए आप भाई उसमें एक शिक्षक बनेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। देखिए आप शिक्षक बनने पहले क्या आपके सामने क्या समस्या होगी? समस्या ये है कि जैसे ही आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित होने से पूर्व फॉर्म अप्लाई करेंगे तो तैयारी किस प्रकार किया जाए, सिलेबस क्या है, मैथ्स मार्किंग है कि नहीं है, और किस प्रकार किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा जाए, कौन सा स्कोर गेनिंग चैप्टर है। तो ये जो सारी समस्याएं क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और इन समस्याओं पे हम पूरा ईमानदारी से और स्मार्टली काम करते हैं। और आने वाले दिनों में क्या होते हैं कि आप एक शिक्षक के रूप में चयनित हो जाते हैं, एक सरकारी सीट लेने में आप बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि जो समस्या के छोटे छोटे हिस्सों में बांटना क्या होता है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण क्या है, तो वो है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, बस आपको अपनी समझ बनानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा क्या जा रहा है उससे मैं पहले कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, सबसे पहले, और आप रहे, आपकी तैयारी रहे और आप रहे सबसे आगे। क्योंकि आगामी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको एक सीट लेनी है। और कहना चाहूँगा कि आप एक भविष्य में शिक्षक बनने वाले, तो शिक्षक का काम होता है कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। तो आपको वीडियो को एक शेयर तो जरूर करना है ताकि उन मेरे भाई बहन सबकी मदद हो सके जो एक दो बार सीटेट उनका क्रैक नहीं हो पाया है या फिर वो पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। बात हो रही है प्रश्न संख्या 11 की। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूँ ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह कैसे भी पूछे आप इसे उसमें इजीली अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाओ। देखिए विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का विकास में व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अनुगामी है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, बट मैं जो करेक्ट आंसर है उसके विषय में आपको बताता हूं कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह ऑप्शन बिल्कुल विकास के बारे में सत्य नहीं। देखिए जो विकास क्या होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और विकास क्या है? विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, वह जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। और विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पुराने गुणों की क्या होती है? समाप्ति होती है, तथा वहीं उसके स्थान पर नए जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उसका जन्म भी होता है। देखिए वृद्धि और विकास से तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का बनेंगे, इसलिए विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है यह अवस्था। यानी कि इसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, एज पूछा जा रहा है। देखिए एज यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, साथ ही साथ उसमें जो उप प्रकार हैं और कौन सी अवस्था कितने समय से कितने, यानी उनका एज पीरियड, और साथ ही साथ उसमें होने वाले परिवर्तन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 से 4 नंबर के बनते हैं। इसलिए अवस्थाओं के साथ साथ आप उनके एज जो होते हैं, उनके काल जो होते हैं, उनको बिल्कुल माइंड में रखिएगा, और साथ ही साथ उसमें होने वाले परिवर्तन की उस समय पीरियड में बच्चा क्या सीखता है और कैसे अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो देखिए 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 वर्ष से, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक। देखिए 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या होता है कि सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। या यह अवस्था क्या है, 7 से 12 वर्ष। अच्छा, मूर्त अनुभव मतलब क्या होता है कि चीज़ों को करके सीखना। जैसे हम बच्चे को ठोस के बारे में बताएंगे तो ठोस जैसी चीज़ें उसके सामने हमें रखनी होगी तो बच्चा ठोस चीज़ों को देखकर जल्दी समझ लेगा। यानी कि जो मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है वो कौन सी अवस्था होती है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। देखिए और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास की दोनों योगदान का परिणाम है। मानव विकास की, अच्छा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, यानी कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। क्वेश्चन सही है, सॉरी। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मानव विकास की बात हो रही है कि मानव विकास किन 2 योगदानों का परिणाम होता है, तो वो होता है वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए जो मानव विकास होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, वंशक्रम और वातावरण का। अच्छा वंशक्रम का मतलब क्या हुआ, देखिए एक बच्चे के अंतर्गत जो उसकी हैबिट्स होती है, आदतें होती हैं, वो उसके वंशजों से या फिर उसके पूर्वजों से मिलती है, और वह जन्म के बाद जैसा उसके सामने माहौल होता है, जिन पर्यावरण में वो पलता है, उसकी छाप भी उसके अंतर्गत पड़ती है। इसलिए वंशक्रम एवं वातावरण का, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर क्या होता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इन दोनों का परिणाम होता है एक बच्चे के विकास के ऊपर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए निर्धारक तत्व नहीं है, बात क्या हो रही है, यानी कि जिन पियाजे जी ने जो थियरीज दी थी उसमें उन्होंने किन ऐसी चीज़ों को नकारा है, आपको बस इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो जिन पियाजे साहब थे, इनका सामाजिकरण संचरण के विचार जो था उनका बिल्कुल इसके खिलाफ था। उनका ये मानना था कि एक बच्चे के विकास में जो सामाजिक संचरण है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। यानी उन्होंने सामाजिक तथ्यों को या फिर सामाजिक संचरण को बिल्कुल नकार दिया था। तो इसका क्या होगा, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है सामाजिकरण संचरण। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सृजनशील बालक, यानी कि क्रिएटिव जो बॉयज़ होते हैं, बच्चे होते हैं जो सृजनशील होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जानने की योग्यता होती है, बिल्कुल होती है। और वे वातावरण के दोषों को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं। कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग होते हैं, बिल्कुल सजग होते हैं। ये सारी जो क्वालिटी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, सृजनशील बालकों के अंदर पाई जाती है। देखिए और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो सृजनशील बच्चा होता है वो एक चीज़ों को कई तरीके से सोचता है, यानी कि इसके सामने जैसे एक प्रश्न आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए तमाम तरीकों के विषय में सोच लेता है। यानी उसके अंदर क्या होती है, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, अर्थ को जानने की योग्यता तथा वातावरण के दोषों को समझने की पूर्ण क्वालिटी होती है सृजनशील बच्चे के अंतर्गत। देखिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सीटेट के लेवल का। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीटेट के एक लेवल आपके क्वेश्चन हैं, तो ये आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर और सुपर बनाएंगे। देखिए एक विद्यालय जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण क्या दर्शाता है, इसमें आपको बताना है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो श्रृंखलागत अधिगम का। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्ची बिल्कुल उसे पता नहीं होता या फिर उसे
उसकी हैबिट आप एक हिसाब से मान लीजिए, वो यानी अपने कोट को आती है स्कूल से तो वो यहाँ पे यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देती है, यानी कि वो उसे उचित स्थान पर नहीं रखती। बट जब उसकी माँ उसे समझाती है तो वो नेक्स्ट डे से क्या करने लगती है, सामान को, चीज़ों के या फिर अपने कोट को सही स्थान पर रखती है। तो ये क्या दर्शाता है, तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, यानी कि चीज़ों को सीख लेने का उदाहरण है ये। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसके अंदर एक क्वालिटी है और उसकी एक क्वालिटी उसके दूसरे क्वालिटी को प्रभावित बिल्कुल नहीं करती। यानी जैसे मान लीजिए वो बल्लेबाज है, बेहतर बल्लेबाज है, पर बट वो बैटिंग भी या बॉलिंग भी अच्छा करता है, तो जो बॉलिंग अच्छा करता है तो बैटिंग में उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि वो बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है, तो यानी कि इसके जो दोनों गुण है एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। तो ये जान लीजिए किसका है, तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि जब बेसिकली इंसान के अंदर दो क्वालिटी होती है, मान लीजिए जब एक ऑलराउंडर होता है क्रिकेट में, तो क्या होता है, जैसे वो जब गेंदबाजी करता है तो ये नहीं कि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकता, बिल्कुल करता है और अच्छी भी करता है, इसलिए क्या कहलाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए क्वेश्चन का टैग क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना। देखिए आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप जो उसका आंसर होगा बिल्कुल ईजी और सहज तरीके से ढूंढ लेंगे। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पूर्ण, यानी कि पूर्ण अभिव्यक्ति। ऑप्शन ये देखिए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर है, सुपर है, अच्छा है, तो उसके अंदर क्या प्रदर्शन होगा या फिर उसके गुणों में क्या दिखेगा, पूर्ण अभिव्यक्ति दिखेगी, संगतिकरण दिखेगा और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन दिखेगा। देखिए जो प्रश्न संख्या 19 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, देख क्वेश्चन में बेसिकली पियाजे साहब के थॉट को पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बी ऑप्शन है, कहा कि सहज अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं की सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यदि यदि पियाजे साहब हैं तो ये जान जाइए उनका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। देखिए यदि जीन पियाजे साहब हैं, यदि ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास है तो आप उसको बिल्कुल 110% टिक करते हैं, क्योंकि जो जीन पियाजे वो बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं, संबंधित हैं, उनके जो सारी की सारी थियरीज होती है बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास पे निर्भर है। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। देखिए जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया, बुद्धि सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात क्या हो रही है गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सृजनात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो आप इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सजग और सचेत बनिए, इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।